तो अब आज से चौथा जैव प्रक्रम शुरू होता है और ये चौथा जैव प्रक्रम है उत्सर्जन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्रीशन। उत्सर्जन या एक्रीशन। अब उत्सर्जन क्या होता है? उत्सर्जन का मतलब होता है बाहर निकालना। इस क्रिया में मुख्य रूप से क्या काम होता है? बाहर निकाला जाता है। अब किसको बाहर निकाला जाता है? हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं होती हैं इनको हम क्या कहते हैं? उपापचयी क्रियाएं। उपापचय की क्रियाएं कहते हैं, यानी इनमें उपचय भी होता है और अपचय भी होता है। उपचय का मतलब हमारे शरीर में लाभदायक पदार्थों का निर्माण किया जाता है, और अपचय का मतलब उन पदार्थ, कुछ बहुत से पदार्थों को तोड़ फोड़ करके उनसे मतलब का चीजें बाहर निकाली जाती हैं, तो उनकी तोड़ फोड़ भी की जाती है बहुत जगहों पर। तो हमारे शरीर में बनाने की क्रिया और तोड़ने फोड़ने की क्रिया, यानी उपचय की क्रिया और अपचय की क्रिया, दोनों ही प्रकार की क्रियाएं हर समय चलती रहती हैं हमारे शरीर में। और इन क्रियाओं के अंतर्गत कुछ पदार्थ लाभदायक भी बनते हैं और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो हानिकारक भी बनते हैं, क्योंकि जो बनने वाले पदार्थ हैं वो दोनों तरह के ही हो सकते हैं, लाभदायक भी हो सकते हैं और हानिकारक भी हो सकते हैं। तो जो लाभदायक पदार्थ होते हैं उनका तो शरीर इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं वो बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि उस क्रिया में वो पदार्थ बनना है तो वो बनेगा ही। तो इन हानिकारक पदार्थों को क्या किया जाएगा? शरीर से बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि हानिकारक पदार्थों को शरीर में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हानिकारक पदार्थ हैं, क्योंकि वो शरीर के अंदर रहेंगे तो हमारे शरीर को कोई ना कोई प्रकार की हानि ही पहुंचाएंगे, यानी हमारे शरीर में कई किसी प्रकार का रोग उत्पन्न करेंगे या हमारे शरीर की किसी क्रिया को बाधित करेंगे, किसी न किसी प्रकार से हमारे लिए वो मुसीबत ही पैदा करेंगे। तो इसलिए इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकाले जाने की क्रिया को हम कहते हैं उत्सर्जन। तो इन पदार्थों को बाहर निकाला जाना बहुत जरूरी है। अगर बाहर नहीं निकालेंगे तो हमारे शरीर में कई प्रकार के तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं, रोग हो सकते हैं। तो उत्सर्जन का मतलब क्या हुआ? वह क्रिया जिसके अंतर्गत शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को, और ये अपशिष्ट पदार्थ मुख्य रूप से होते हैं नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, तो बनने वाले नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम कहते हैं उत्सर्जन। तुमने एक और पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया पढ़ी थी पोषण के अंतर्गत, उस क्रिया का नाम था बहिक्षेपण। उसको हम एक्सक्रीशन नहीं कहते हैं या उत्सर्जन नहीं कहते हैं, उसको हम कहते हैं बहिक्षेपण, यानी उसको कहते हैं इजेशन। वो क्या थी? वो ये थी कि शरीर से अपच पदार्थों को बाहर निकाला गया। अपच पदार्थ क्या हुए? जिन पदार्थों को हमने शरीर में बनाया नहीं, हमने खाया था लेकिन वो पाचन नहीं हो पाया उनका शरीर में। तो जब उनका पाचन नहीं हुआ, हमने खा तो लिया उनका लेकिन शरीर में उनका पाचन नहीं हुआ, तो वो वैसे ही शरीर के बाहर निकाले जाएंगे। लेकिन क्या उन पदार्थों को हमारे शरीर ने बनाया? नहीं, क्योंकि वो पदार्थ हमने बाहर से खाए थे ना, पाचन नहीं हुआ तो वैसे ही बाहर निकाल दिए गए। तो इसलिए बहिक्षेपण जो है वो, यानी मल विसर्जन की जो क्रिया है, वो क्रिया उत्सर्जन के अंतर्गत नहीं आती। उत्सर्जन के अंतर्गत वही उसी क्रिया को हम उत्सर्जन कहेंगे जिसके अंतर्गत हम शरीर के भीतर बनने वाले पदार्थों को, हम जो हमारी क्रियाओं के शरीर जो जैविक क्रियाएं हो रही हैं, उन जैविक क्रियाओं के अंतर्गत जो पदार्थ बन रहे हैं हमारे शरीर में, उन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। मल विसर्जन और उत्सर्जन में यही अंतर है कि मल विसर्जन में हम उन पदार्थों को बाहर निकालते हैं जो हमारे शरीर में पचित नहीं होते हैं, जिनका पाचन नहीं होता, उनको वैसे ही जैसे हमने ग्रहण किया उसी रूप में उसी तरह से उनको बाहर निकाल दिया। लेकिन उत्सर्जन में वो पदार्थ हम बाहर से नहीं ग्रहण करते हैं, वो पदार्थ हमारे शरीर में ही बनते हैं, उनको हम शरीर से बाहर निकालते हैं। तो इस क्रिया को हम कहते हैं उत्सर्जन। यह क्रिया जो होती है अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से होती है। अब जो पानी में रहने वाले जीव हैं वो सीधे पानी में ही उत्सर्जन कर देते हैं, और जो एक कोश की जीव हैं, खास करके जैसे अमीबा वगैरह है, पैरामीशियम वगैरह है, तो ये जीव जो होते हैं वो पानी में सीधे गैस के रूप में ही, जो गैसीय उत्पाद होते हैं उनको गैस के रूप में ही छोड़ देते हैं, पानी में मिला देते हैं, विसरण के द्वारा ही
अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं, विसरण या परासरण के द्वारा अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं जल में। जो कि बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं, उन बहुकोशिकीय जीवों में कुछ विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं जिनके द्वारा ये उत्सर्जन की क्रिया करते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में जो होते हैं, जो मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं, मनुष्य के उत्सर्जी अंग जो होते हैं वो होते हैं वृक्क, या इनको हम अपनी बोलचाल की भाषा में गुर्दे भी कहते हैं। वृक्क या गुर्दे, अंग्रेजी में इसी को कहते हैं किडनी। तो मनुष्य में या अन्य जो उच्च श्रेणी के जंतु हैं, कार्डेटा संघ के जंतु हैं, इनमें सब में क्या होता है, गुर्दे जैसी रचनाएं पाई जाती हैं। कुछ जंतुओं में जैसे कॉकरोच है, ये जो कीट वर्ग के जंतु हैं या जो आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु हैं, इनमें पाई जाती हैं मैलपीगी नलिकाएं। मैलपीगी नलिकाएं, इनके द्वारा उत्सर्जन की क्रिया की जाती है। केचुआ यानी जो एनेलिडा संघ के जंतु है, तो उसमें पाए जाते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन नहीं, उसको कहते हैं नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया या अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं उसको वृक्कक, इंग्लिश में कहते हैं नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया के द्वारा निकाले जाते हैं, और हिंदी में इसको, नेफ्रीडिया को हिंदी में कहते हैं वृक्कक, क्योंकि ये वृक्क नहीं होते हैं, वृक्क का काम करते हैं, इसलिए इसको वृक्कक बोलते हैं। तो अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार के अंग होते हैं जो ये उत्सर्जन की क्रिया को करने के लिए शरीर में होते हैं। तो मनुष्य में जो अंग पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, वृक्क या किडनी या गुर्दे। ये तो सभी लोग जानते हो। वृक्क का नाम भले ना सुना हो, लेकिन किडनी या गुर्दे का नाम तो सुना ही होगा। तो इसका चित्र मैंने तुमको भेजा था, वो देखा होगा तुमने कि वृक्क क्या होते हैं। मनुष्य का जो मुख्य उत्सर्जी अंग है वो वृक्क होता है। मुख्य उत्सर्जी अंग जो होते हैं वो वृक्क या किडनी या गुर्दे होते हैं। और उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत जो हमने चित्र भेजा है तुमको, किडनी वाला उत्सर्जन तंत्र वाला, वो क्या है कि गुर्दों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। गुर्दे कितने होते हैं, 2। ये सेम के बीज के आकार के होते हैं और गहरे लाल रंग के होते हैं, लाल या भूरे रंग के होते हैं, गहरे। इस तरीके से सेम के बीज जैसा, सेम का बीज जैसे ही तो होता है, इस आकार के होते हैं। और इसकी खासियत ये होती है कि जो दाहिना गुर्दा होता है, इधर वाला, ये थोड़ा नीचा होता है और इधर वाला गुर्दा थोड़ा ऊपर होता है। ये इनकी खासियत है। तो ये गुर्दे जो होते हैं 2 होते हैं संख्या में, एक दाहिना गुर्दा और एक बायां गुर्दा, यानी दाहिना वृक्क और बायां वृक्क। दाहिना वृक्क जो होता है वो बाएं वृक्क की अपेक्षा कुछ नीचे स्थित है। इसको देखो, इसकी लकीर कहां जा रही है, यहाँ इस लाइन पे आ रही है, और ये थोड़ा ऊंचा है। तो इस प्रकार से इनकी स्थिति होती है। और इसके भीतर 2 प्रकार की नलिकाएं जाती हैं। और 2 ही प्रकार की नलिकाएं इससे बाहर भी निकलती हैं। इसके पीछे से आकर के ये इसमें जाएगी, और ये 2 प्रकार की नलिकाएं जो होंगी इससे बाहर भी निकलेंगी। तो इस प्रकार से ये एक धमनी होती है, इसमें एक शिरा होती है। शिरा जो होती है वो गंदा रक्त ले जाती है, और धमनी जो रक्त ले जाती है गुर्दों में, और शिरा जो होती है रक्त को गुर्दों से बाहर निकालती है। तो इस प्रकार से ये 2 नलिकाएं होती हैं, और ये बीच में थोड़ा सा गड्ढा होता है। इन गुर्दों के सिरे पर जो होती है वो एक प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। यहाँ पर ये एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, इससे एक प्रकार का हार्मोन बनता है। इस ग्रंथि को कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रीनल ग्लैंड। इस ग्रंथि को कहते हैं अधिवृक्क। हालांकि ये ग्रंथि जो उत्सर्जन में काम नहीं करती है, लेकिन ये एक प्रकार का हार्मोन बनाती है, लेकिन इसकी स्थिति यहां पर होती है, अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है। और ये गुर्दा जो होता है वो 10 से 12 सेंटीमीटर मोटा होता है, और लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर जो होती है इसकी चौड़ाई होती है। इसकी लंबाई यहां से यहां तक जो होती है वो लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, और चौड़ाई जो होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर तक होती है। और इसका एक सिरा जो होता है वो कुछ उभरा हुआ होता है, बाहरी सिरा। ये देखो उभार, इधर की तरफ से उभार है, इधर की तरफ से क्या है, गड्ढा है। ये ऐसे तो दिख रहा है,
एक तरफ से उभरा हुआ है और भीतर की तरफ से क्या आई है, ऐसे। तो सेम का बीज ऐसे ही तो होता है लगभग लगभग। अब इसमें नलिकाएं लगाए जाएंगे तो उसमें छेद बने होंगे थोड़े बहुत। तो इस तरीके से ये गुर्दे की रचना होती है। और जिस छिद्र के द्वारा यहाँ पर ये नलिकाएं इसके भीतर प्रवेश करती हैं, उस छिद्र को हम कहते हैं हाइलम। ये जगह क्या कहलाती है, हाइलम। जिस जगह से ये नलिकाएं इसमें प्रवेश करती हैं, इस भाग को कहते हैं, जो अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, उस धंसे हुए भाग को हम कहते हैं हाइलम। और यहीं से एक प्रकार की नलिका नीचे निकलती है, ये कहलाती है मूत्रवाहिनी। दोनों गुर्दों से एक एक नली निकलती है। इस नली को कहते हैं हम, इस हाइलम वाले हिस्से से निकलती है, इसको कहते हैं मूत्रवाहिनी। क्योंकि यहाँ पर गुर्दे के भीतर क्या काम होता है, रक्त को छानने की क्रिया होती है। और रक्त को छानने के पश्चात जो पदार्थ बनता है उसी को हम कहते हैं मूत्र। तो इसी को कहते हैं मूत्रवाहिनी। दोनों ये संख्या में कितनी होंगी, 2 होंगी, क्योंकि गुर्दे कितने होते हैं, 2। इधर के हिस्से की एक वाहिनी और इधर के हिस्से के भीतर की एक वाहिनी। तो 2 मूत्रवाहिनी होती हैं। और ये आकर के नीचे एक थैली जैसी रचना होती है। इस थैली जैसी रचना को कहते हैं मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय। इसी में आकर के सारा मूत्र जो होता है वो इकट्ठा होता है। तो इस थैली जैसी रचना को कहते हैं मूत्राशय। और इसी मूत्राशय में आकर के ये वृक्क से निकलने वाली दोनों नलिकाएं जो मूत्रवाहिनी कहलाती हैं, ये मूत्रवाहिनी इसी मूत्राशय में आकर के खुलती हैं। और रक्त के छानने की जो भी क्रिया होती है किडनी के अंदर या गुर्दों के अंदर, छानने के बाद जो हानिकारक पदार्थों से युक्त जो द्रव बनता है, उस द्रव को हम कहते हैं मूत्र। और वो मूत्र इन्हीं नलिकाओं से, मूत्रवाहिनी से होता हुआ आकर के यहाँ पर मूत्राशय में इकट्ठा होता रहता है। और जब ये मूत्राशय पूरा भर जाता है तो समय समय पर उसको शरीर से, मूत्र मार्ग से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र की रचना होती है। पूरा चित्र ढंग से देखना, जो किताब में हमने भेजा उस तरीके से होगा। ठीक। और यहाँ पर ये नीचे का हिस्सा, ये जो नली जिससे मूत्र बाहर निकाला जाएगा, उसको हम कहते हैं मूत्र मार्ग। तो मूत्र मार्ग के द्वारा इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक। तो ये इस प्रकार से मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र की रचना होती है। ठीक है, समझ में आई? यस सर। तो रचना तो इस प्रकार से होती है। अब इसके बाद क्रिया कैसे होती है? अब इसका काम क्या है? इसका काम क्या होता है? रक्त को छान करके और कहां पहुंचाना? मूत्राशय में पहुंच। उससे जो हानिकारक पदार्थ है उनको छान लिया जाता है। और छानने के बाद जो द्रव बनता है उसको हम कहते हैं मूत्र। अब तो ये छानने की क्रिया कैसे होती है? वृक्क के भीतर छोटी छोटी बहुत सारी नलिकाएं पाई जाती हैं। वृक्क के भीतर महीन महीन बहुत सारी नलिकाएं होती हैं। हमने देखो एक दूसरा चित्र भी भेजा है जिसमें लिखा है वृक्क नलिका की रचना। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत छोटी छोटी रचनाएं पाई जाती हैं। इनको हम कहते हैं वृक्क नलिका या नेफ्रॉन। वृक्क के भीतर लाखों करोड़ों की संख्या में होती हैं ये वृक्क नलिकाएं। गुर्दों के भीतर जो रचना होती है मुख्य रूप से क्या होती है? वृक्क नलिकाएं होती हैं। इनको हम नेफ्रॉन भी कहते हैं, वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन। तो इन वृक्क नलिकाओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है। और ये जो रक्त जाता है इसके भीतर, वो इन्हीं वृक्क नलिकाओं में छाना जाता है। तो छानने की क्रिया जो होती है वो कहां होती है? वृक्क नलिकाओं के भीतर। ठीक। और वृक्क नलिका की रचना कैसी होती है? वृक्क नलिका जो होती है वो की रचना एक कप जैसी होती है, ऐसे करके, ऐसे करके एक चित्र हमने भेजा होगा तुमको, देखो। और ये नलिका ऐसे नीचे आती है और नीचे आने के बाद फिर ऐसे मुड़ जाती है। तो जो ये कप जैसी रचना बन रही है यहाँ पर, और यहाँ पर एक धमनी जो होती है इसके भीतर रक्त ले जाती है। जो रक्त ले जाती है वो धमनी जरा चौड़ी होती है, उसकी मोटाई ज्यादा होती है, ये ध्यान रखना। एक धमनी इसके भीतर आती है, उसके भीतर आकर के फिर कई शाखाओं में बढ़ जाती है और पूरा महीन से महीन केशिकाओं का एक गुच्छा जैसा बना लेती है इसके भीतर। और बाद में फिर यही शाखाएं सब मिल करके फिर एक धमनी बनती है और ये इससे बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये चीज समझ में आई? एक नलिका जो होती है इसको कहते हैं, हाँ बताओ, ये है क्या? ये एक वृक्क नलिका है।
रक्त नलिका की रचना तुमको दिखाई जा रही है। जो रक्त नलिका, जो नेफ्रॉन, इस तरह की रचनाएं जो होती हैं वो किडनी के भीतर या गुर्दे के भीतर खूब अधिक संख्या में होती है। ये तो एक हम बना रहे हैं, ऐसी हजारों लाखों होती हैं तुम्हारे गुर्दे के भीतर। तो इन नलिकाओं की रचना ऐसी होती है कि ये कप जैसी रचना बनी होती है ऐसे करके, और नीचे से ये नली जैसी लगी होती है ऐसे मुड़ करके, और इस कप जैसी रचना के भीतर क्या होता है, एक इधर से धमनी जाती है, रक्त लेकर के एक नली जाती है। इस नली को कहते हैं अभिवाही रक्त नलिका। अभिवाही धमनी नलिका नहीं, अभिवाही धमनी, धमनिका, धमनी या धमनिका कुछ भी कह लो। अभिवाही धमनिका जो इसके भीतर रक्त को लेके जाती है, कहां, इस गड्ढे में। इस गड्ढे में जाकर के घुस गई और उसके अंदर जाकर के क्या होता है, कई प्रकार की शाखाओं में बट करके गुच्छा जैसा बना लेती है। और फिर सारी गुच्छे की सारी नलिकाएं बाद में फिर सब मिल जाती है, मिल करके एक पतली नली बन जाती है। तो जो नली इसके भीतर प्रवेश करती है, जल रक्त को लेकर जाती है, वो नली थोड़ा मोटी होती है, और जो नली यहां से बाहर निकलती है वो नली जो होती है वो पतली होती है। वो ये नली जो है ये पतली होती है। ठीक, तो इस नली को कहते हैं अपवाही धमनिका। अपवाही, नाम ध्यान रखना, एक को कहते हैं अभिवाही, एक को कहते हैं अपवाही। जो रक्त को इसके अंदर ले जाती है इसको कहते हैं अभिवाही, और जो इससे बाहर लाती है इसको कहते हैं अपवाही। जो इसके भीतर केशिकाओं का गुच्छा बन जाता है, इस गुच्छे को हम कहते हैं केशिका गुच्छ। केशिका गुच्छ। केशिका गुच्छ, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस किसको कहते हैं, जो धमनी अंदर जाकर के इसमें गुच्छा जैसा बनाती है, जो केशिकाओं का महीन से महीन नलिकाओं में विभाजित होकर के एक गुच्छा बना लेती है। इस गुच्छे को हम कहते हैं केशिका गुच्छ, क्योंकि महीन महीन नलिकाएं, केश जैसी नलिकाएं, इसलिए इसको कहेंगे केशिकाएं। केशिकाओं में बट जाती है और केशिकाओं का एक गुच्छा बना लेती है। इस गुच्छे को कहते हैं केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस। ठीक। और जो ये कप जैसी रचना दिख रही है, इस कप जैसी रचना को हम कहते हैं बोमेन संपुट। बोमेन संपुट। तो ये जो कप जैसी रचना दिख रही है गोल गोल, इसको हम कहते हैं बोमेन संपुट, और इसके गड्ढे में जो गुच्छा भरा हुआ है, इस गुच्छे को कहते हैं केशिका गुच्छ। केशिका गुच्छ सहित इस पूरे संपुटता है। संपुट, यस सर। हाँ, बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं अंग्रेजी में इसको। बोमेन्स, अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, यानी बोमैन का। बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल इसको कहते हैं। तो केशिका गुच्छ और बोमेन संपुट, ये दो रचनाएं समझ में आई। इन दोनों रचनाओं को सम्मिलित रूप से हम कहते हैं मैलपीघी कोश। यानी मैलपीघी कोश के दो हिस्से हुए, केशिका गुच्छ और बोमेन संपुट। यानी इसको मिलाकर के ये जो इतना हिस्सा पूरा हुआ, ये पूरा संयुक्त रूप से क्या कहलाएगा, मैलपीघियन कोश या मैलपीघी कोश। ठीक। तो मैलपीघी कोश के ही दो हिस्से कहे जाते हैं, एक केशिका गुच्छ हो जाता है और दूसरा ये बोमेन संपुट हो जाता है। तो इन दोनों को मिलाकर के सम्मिलित रूप से हम कहते हैं मैलपीघी कोश। अब यहां से जो नली निकलती है, ये मैलपीघी, ये बोमेन कैप्सूल से एक नली नीचे की ओर आती है, और इस नली ये आगे आकर के यू के आकार में मुड़ जाती है। मुड़ी जरूर होगी, ये एक बार यू के आकार में जरूर मुड़ेगी, और फिर ये बहुत लंबी नली होती है, इसको हम डॉट डॉट करके दिखा देते हैं, डॉट डॉट लाइन से दिखा देते हैं, उसके बाद हम पूरी बना देते हैं। फिर आगे जाकर के ये अन्य नलिकाओं से जुड़ती है, और अन्य नलिकाएं जाकर के फिर किसी अन्य एक और नलिका से जुड़ जाती हैं, और ये सब नलिकाएं आपस में जुड़ती है, फिर अंत में जाकर के मूत्रवाहिनी से जुड़ जाती है।
यानी इतने हिस्सा ये जो क्या हुआ, ये एक वृक्क नलिका हुई। इस वृक्क नलिका का इतना हिस्सा तुमने समझ लिया ठीक से। ठीक, अब नीचे का हिस्सा आते हैं। जो ये यू का आकार बनता है, इस यू के आकार को हम कहते हैं हेनले का लूप। हेनले का लूप, हेनले का लूप। दिख रहा है नहीं? अगर मैं दिख रहा हूं थोड़ा सा जूम कर लो अपनी स्क्रीन को तो दिखने लगेगा। यस सर, दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, तो ये जो यू शेप में जो हिस्सा होता है इसका, इस यू वाले हिस्से को हम कहते हैं हेनले का लूप। लूप माने होता है मोड़। लूप का मतलब होता है मोड़ या टर्न। तो यहाँ पर एक टर्न ही तो है, ये मोड़ है। ये यहां से जो कुछ भी जाएगा छन करके वो यहां से मुड़ करके ऊपर चढ़ के जाएगा फिर। तो ये इस मोड़ को हम कहते हैं हेनले का लूप। यानी इस लूप को हम कहते हैं हेनले का लूप। जिसने खोजा उसने अपने नाम पे रख दिया। हेनले ने खोजा था तो इसका नाम रख दिया, हेनले का लूप रख दिया अपना नाम, अपने नाम के आधार पर। तो ये जो यू का आकार का हिस्सा होता है इसको कहते हैं हेनले का लूप। और ये फिर आगे जाकर के नलिकाओं में जुड़ जाता है और इससे फिर आगे जाके अन्य नलिकाओं में जुड़ जाती हैं और फिर इस प्रकार से ये पूरी वृक्क नलिका बन जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अंत में जाकर इसको कहते हैं संग्रह नलिका। यहाँ पर ये कई जगहों से कई नलिकाओं का रक्त इसमें आकर के जुड़ता है। कई जगहों से कई नलिकाओं का रक्त इसमें आकर के जुड़ता है, तो इसको कहते हैं संग्रह नलिका। ये नलिका ऐसी है जो सभी वृक्क नलिकाओं से द्रव का संग्रह करती है। सभी ये तो हमने एक बनाई, ऐसी इसके वृक्क के भीतर कितनी होती हैं? लाखों की संख्या में होती हैं। तो सभी नलिकाएं जो होती हैं वो एक नलिका से जुड़ती हैं, इसको कहते हैं हम संग्रह नलिका। और संग्रह नलिका जाकर के फिर मूत्रवाहिनी से जुड़ जाती है और मूत्रवाहिनी जो होती है वो फिर नीचे जाकर के मूत्राशय में खुलती है। तो इस प्रकार से ये बहुत सारी नलिकाएं वृक्क के भीतर पाई जाती हैं, दोनों वृक्कों के भीतर। तो ये इस प्रकार से वृक्क नलिका की रचना होती है। रचना समझ में आई? इसका पीछे का भाग जो होता है ये कहलाता है ग्रीवा। इसको कहते हैं ग्रीवा। इधर लिख देते हैं। अब छोटा ब्लैक बोर्ड है थोड़ा तो जगह कम पड़ जाती है। इसको कहते हैं ग्रीवा। इस हिस्से को गर्दन, ये गर्दन हो गई, ये लूप ऑफ हेनले हो गया। यहाँ पर ये खोपड़ी हो गई, मान लो ये खोपड़ी हो गई, ये गर्दन हो गई और ये हेनले का लूप हो गया। ठीक, ग्रीवा माने गर्दन। ग्रीवा में कहते हैं गर्दन को, नेक। अंग्रेजी में इसको कहेंगे नेक। नेक माने क्या होता है? गर्दन। गर्दन या ग्रीवा, शुद्ध हिंदी में ग्रीवा कहते हैं। ठीक, यस सर। तो ये तो हो गई इसकी रचना, इसकी वृक्क नलिका की रचना। ये चित्र बनाने को खूब आता है, केवल चित्र बनाने को आता है। वर्णन चाहे लिखो चाहे लिखो, पूछा जाए चाहे ना पूछा जाए, लेकिन अक्सर इसका केवल इसका चित्र बनाने को आता है कि वृक्क नलिका की संरचना का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो इसलिए ये चित्र खूब अच्छी तरह से बनाना सीखो। इसमें एक चीज रह गई ये भी कि ये जो अपवाही धमनिका होती है, ये जब वापस निकलती है तो मुड़ करके ये आती है नीचे, और नीचे आकर के ये इसी की दीवारों पर फिर से फैल जाती है चारों तरफ। इसी की दीवारों के ऊपर जाल बनाती हुई इसकी दीवारों में फैल जाती है। बिल्कुल इसकी दीवारों पर चारों तरफ बिल्कुल फैल जाती है और फिर अंत में इसकी दीवारों पर खूब महीन महीन से रचनाओं में फैली रहती है इसके ऊपर। और फिर अंत में एक नली बन जाती है और नली बन करके फिर वो बाहर निकल जाती है। उसको कहते हैं, जैसे वृक्क वाली पिछले वाले चित्र में तुमने देखा था, दो प्रकार की नलिकाएं बनाई थी। एक जो वृक्क के अंदर रक्त को लाती है, दूसरी रक्त को बाहर ले जाती है। तो रक्त को बाहर ले जाने वाली जो नलिका होती है उसमें जुड़ जाती है और उससे फिर रक्त को बाहर ले जाती है छन्ने के बाद। छन्ने का काम कहाँ होता है? वो यहाँ पर होता है, इतने हिस्से में। यानी ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट के भीतर मुख्य रूप से ग्लोमेरुलस के द्वारा ही रक्त को छाना जाता है। अब कैसे छाना जाता है? अब इसकी क्रियाविधि कैसी होती है? तो इसकी क्रियाविधि जो होती है वो 3 हिस्सों में बटी होती है। इसकी क्रियाविधि को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है अति सूक्ष्म निस्यंदन। ये हमने पढ़ाया नहीं पढ़ाया? हाँ, लिखा है अति सूक्ष्म निस्यंदन। पहली जो क्रिया होती है उसको कहते हैं अति सूक्ष्म निस्यंदन। निस्यंदन शब्द का मतलब होता है छानना, फिल्टर करना, फिल्ट्रेशन। अति सूक्ष्म निस्यंदन अंग्रेजी में कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अति सूक्ष्म माने अल्ट्रा, अल्ट्रा माने अति सूक्ष्म, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। निस्यंदन का मतलब होता है छानना।
छानने को अंग्रेजी में कहते हैं फिल्टर करना। जैसे हम चाय की छानते हैं छन्नी लगा करके, तो वहां पर हमारा फिल्टर क्या होता है, छन्नी होती है उसको जो होती है। यस सर। ऐसे ही यहाँ पर भी एक छन्नी बनती है जिससे छाना जाता है, फिल्टर लगाया जाता है। वो फिल्टर कैसे काम करता है? तो पहली क्रिया जो होती है वो होती है अति सूक्ष्म निस्यंदन। दूसरी क्रिया को हम कहते हैं वर्णात्मक पुनः अवशोषण। वर्णात्मक पुनः अवशोषण। तो दूसरी क्रिया होती है वर्णात्मक पुनः अवशोषण, ठीक। और तीसरी क्रिया होती है श्रावण यानी सिक्रीशन। दूसरी क्रिया को अंग्रेजी में कहते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव मतलब छांट छांट के, रीएब्जॉर्प्शन माने वापस सोख लेना। तो दूसरी क्रिया होती है वर्णात्मक पुनः अवशोषण, और तीसरी क्रिया होती है श्रावण। श्रावण का मतलब होता है किसी चीज में मिला देना, किसी के अंदर कोई चीज मिला देना, डाल देना। तो ये तीन प्रकार की क्रियाओं से मिल करके तब अंत में जाकर के मूत्र का निर्माण होता है, यानी हानिकारक पदार्थ पूरी तरह से छन करके निकलते हैं इन तीनों क्रियाओं से गुजर करके, तब जो पदार्थ बनता है वो छना हुआ द्रव जो होता है वो मूत्र कहलाता है। तो इतना समझ में आया? अब इसकी क्रिया को हम अलग अलग समझा देते हैं। अति सूक्ष्म निस्यंदन का मतलब है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी मूत्र को छानने की क्रिया। कैसे होती है? देखो, इधर से जो एक नली आ रही है जो इसके भीतर जा रही है, ठीक। हमने तुमको बताया ये धमनी जो होती है कैसी होती है, मोटी होती है। ये नली जो होती है वो थोड़ा मोटी होती है, यानी इसका व्यास जो होता है वो ज्यादा होता है। और जो इधर से धमनी निकलती है उसका व्यास कम होता है, यानी वो पतली होती है। तो यानी और ये रक्त लेकर के आ रही है और इसके भीतर एक गुच्छा है, ये यानी इसके भीतर जो रक्त जा रहा है, यहाँ पर गुच्छे में जो रक्त आ रहा है उसकी मात्रा ज्यादा होगी, क्योंकि इधर वाली धमनी मोटी है तो ज्यादा रक्त यहाँ पर आएगा। लेकिन इधर वाली धमनी पतली होने के कारण क्या होगा, बाहर रक्त जो है वो कम निकल पाएगा। तो जब कम निकल पाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर रक्त इकट्ठा होगा, कुछ रक्त भरेगा, यहाँ पर भरेगा कि नहीं? ये चीज समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बताओ फिर से। जब जाने वाला रक्त की मात्रा ज्यादा है और निकलने वाले रक्त की मात्रा कम है तो यहाँ पर कुछ रक्त इकट्ठा होगा कि नहीं होगा? और जब ये रक्त यहाँ पर ये रक्त इकट्ठा होगा तो क्या होगा कि इसकी जो केशिकाएं हैं बहुत महीन महीन, इसकी केशिकाओं पर एक दबाव पड़ेगा, एक प्रेशर पैदा होगा। और प्रेशर पैदा होने के कारण क्या होगा कि जो केशिकाओं की जो दीवारें होती है उनमें छेद होते हैं छोटे छोटे, तो उन छिद्रों से होकर के बहुत सारे पदार्थ जो होते हैं वो छन करके यहाँ आ जाते हैं, वो छन करके यहाँ निकल जाते हैं। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि तुम्हें एक झिल्ली में पानी भर लो और झिल्ली में छोटे छोटे छेद कर लो, और पानी भरने के बाद झिल्ली को कस के एक दूसरे सिरे से दबाव कस के पकड़ के, तो क्या होगा, धीरे धीरे पानी की धार तेज होती जाती है नहीं? तो पानी की धार जब तेज होगी तो क्या होगी, क्योंकि जो दबाव पड़ेगा तुम पीछे से दबाव डाल रहे हो उसकी वजह से धार तेज होगी और पानी तेजी से बाहर निकलेगा। तो ऐसे ही समझ लो यहाँ पर क्या होता है कि पानी, यहाँ पर रक्त जो होता है वो भर जाता है। क्यों भर जाता है? क्योंकि आता ज्यादा है और निकलता कम है, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो होता है वो रक्त भर जाता है। भर जाने के कारण क्या होगा, यहाँ पर एक प्रेशर पैदा हो जाता है, दबाव पैदा हो जाता है। उस दबाव के कारण जो ये रक्त की नलिकाएं हैं, इन नलिकाओं के छिद्रों से रक्त जो होता है वो, उससे कुछ पदार्थ जो होते हैं वो छन जाते हैं, कुछ पदार्थ जो होते हैं वो छन जाते हैं, निकल जाते हैं बाहर। वो पदार्थ क्या क्या होते हैं? वो पदार्थ होते हैं ग्लूकोज, यूरिया, अमीनो अम्ल, तरह तरह के हार्मोन्स, खनिज लवण, पानी, कई प्रकार के पदार्थ जो होते हैं ये जो छन करके यहाँ पर निकल जाते हैं। प्रोटीन नहीं निकल पाती है, वसा भी कभी कभी निकल जाती है जब कोई गड़बड़ी होती है, अदरवाइज नहीं निकलती है। और जो रक्त की कणिकाएं होती हैं वो नहीं निकलती हैं। आई बात समझ में? रक्त में कणिकाएं पाई जाती हैं, लाल और श्वेत और प्लेटलेट्स, तो वो नहीं निकलती हैं, वो नहीं निकलती हैं। तो जो कुछ पदार्थ जो होते हैं वो इस दबाव के कारण यहाँ पर छन करके इस बोमेन कैप्सूल में या बोमेन संपुट में आ जाते हैं, और बोमेन संपुट में आने पर फिर वो इस ग्रीवा से होते हुए आकर के यहाँ इस नली में आ जाते हैं, लूप ऑफ हिल्ले पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर जो क्रिया हुई इसी को हम कहते हैं अति सूक्ष्म निस्यंदन, क्योंकि ये क्रिया एक बहुत प्रेशर के अंतर्गत होती है, बहुत बड़े दबाव के अंतर्गत होती है, इसलिए बहुत सी अधिक मात्रा में चीजें निकल जाती हैं। यहाँ से छन करके यहाँ
बोमेन कैप्सूल में आ जाती है। तो इस क्रिया को हम कहते हैं अति सूक्ष्म निस्यंदन। और छन करके जो पदार्थ बना, वो छना हुआ पदार्थ जो इस नली से होता हुआ आकर के यहाँ पर इकट्ठा होता है। क्योंकि ये नली मुड़ी हुई है, इसलिए सीधे तो एकदम से निकल नहीं जाएगा, पहले क्या होगा, कुछ देर यहाँ टिकेगा, कुछ सेकंड के लिए यहाँ पर रुकेगा, क्योंकि मोड़ पर चढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस क्रिया में क्या हुआ कि ये क्रिया कहलाएगी अति सूक्ष्म निस्यंदन। आई बात समझ में? तो अति सूक्ष्म निस्यंदन में क्या हुआ, अब चूंकि अभिवाही रक्त धमनिका का व्यास जो होता है वो अपवाही धमनिका के व्यास से कम होता है, इसलिए ग्लोमेरुलस में पहुंचने वाले रक्त की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि निकलने वाले रक्त की मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलस में रक्त का दबाव बढ़ जाता है। और इस बढ़े हुए दबाव के कारण रक्त से कई प्रकार के पदार्थ छन करके बोमेन संपुट में आ जाते हैं। इसी क्रिया को हम कहते हैं अति सूक्ष्म निस्यंदन। ठीक, तो ये पहली क्रिया समझ में आ गई। यस सर। उसके बाद दूसरी क्रिया है वर्णात्मक पुनः अवशोषण। देखो अभी हमने यहाँ पर ये कहा कि कई प्रकार के पदार्थ छन कर आ जाते हैं, इसमें लाभदायक पदार्थ भी हैं और हानिकारक पदार्थ भी हैं। दोनों ही प्रकार के पदार्थ यहाँ छन जाते हैं, क्योंकि छनते समय ये नहीं दिखता है कि कौन सा पदार्थ निकल गया, इसमें से कुछ भी निकल सकता है। तो हानिकारक पदार्थ भी छन जाते हैं और जिनके यहाँ छोटे होंगे वो पदार्थ यहाँ से सब निकल के आ जाएंगे। तो इसीलिए दूसरा क्रिया की जाती है वर्णात्मक पुनः अवशोषण। वर्णात्मक का मतलब होता है वर्ण करके, चुन चुन के, छांट छांट के। अब यहाँ पर दोनों प्रकार के पदार्थ हैं, हानिकारक पदार्थ भी निकल आए और लाभदायक पदार्थ भी निकल आए। तो अब लूप ऑफ हेनले में क्या काम होता है, वर्णात्मक पुनः अवशोषण होता है। पुनः उनको एब्जॉर्ब किया जाता है, पुनः उनको सोख लिया जाता है। किसको? जो लाभदायक चीजें होती हैं, जो यहाँ पर गलती से छन गई हैं, उनको बाहर नहीं निकालना है। उन चीजों को छांट छांट करके, चुन चुन करके, यानी उनका वर्ण करके, उनका पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। उनको फिर से यहाँ पर अवशोषित कर लिया जाता है और अवशोषित करने के लिए ही ये जो नलिका होती है वो वापस आकर के इसकी दीवारों पर फैल जाती है। और इसमें से जो होता है वो यही जो रक्त आता है, यही रक्त में जो होता है, ये इसके भीतर जो पदार्थ यहाँ पर पानी भरकर ये द्रव यहाँ जो छन के आया है ये भर जाता है, उससे छांट छांट के लाभदायक चीजों को ये यहाँ पर अवशोषित कर लिया जाता है इस नलिका के द्वारा, जो ये इधर से घूम के वापस आ रही है। तो इस नलिका के द्वारा छांट छांट करके, चुन चुन करके लाभदायक पदार्थों को अवशोषित कर लिया जाता है। इस क्रिया को कहते हैं वर्णात्मक पुनः अवशोषण। ठीक, ये क्रिया भी समझ में आ गई? यस सर। बताओ। जी सर। वर्णात्मक पुनः अवशोषण मतलब यहाँ पर लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार के पदार्थ छन गए, तो यहाँ पर क्या काम किया गया, छांट छांट करके, चुन चुन करके लाभदायक चीजें जो थी, जो गलती से छन गई थी, उनको फिर से अवशोषित कर लिया गया। तो एक क्रिया यहाँ पर होती है वर्णात्मक पुनः अवशोषण की। साथ ही साथ यहीं पर एक क्रिया और होती है, वो तीसरी क्रिया है श्रावण की। क्योंकि रक्त तो तेजी से आ रहा है और छन के वापस जा रहा है इधर से, तो हो सकता है कि एक काम तो यहाँ पर ये हुआ कि लाभदायक पदार्थ भी छन गए और हानिकारक पदार्थ भी छन गए। ठीक, दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पदार्थ हानिकारक ऐसे हो जो न छन पाए हो और रक्त धोखे में आगे बढ़ गया हो, रक्त अपने बहाव के कारण आगे बढ़ गया और यहाँ पर वो कुछ हानिकारक पदार्थ छन न पाए हो ठीक से। ऐसा भी तो हो सकता है। जब यहाँ पर लाभदायक छन सकते हैं तो यहाँ पर कुछ हानिकारक बचे भी रह सकते हैं अंदर, जो आगे बहाव में चले गए और यहाँ छनने से रह गए और दो तेजी में वो निकल गए आगे। तो उन पदार्थों को वापस, इसीलिए नली इधर वापस आती है कि उन पदार्थों को यहाँ पर वो फिर से निकाल देती है बाहर। जो पदार्थ यहाँ पर छनने से रह जाते हैं उन पदार्थों को यहाँ पर फिर से मिला दिया जाता है। इस क्रिया को कहते हैं श्रावण। क्योंकि अब यहाँ पर ये जो नली आ रही है ये दो काम कर रही है, लाभदायक पदार्थों को अवशोषित कर रही है और जो इधर हानिकारक पदार्थ बच गए हैं जो छन नहीं पाए उनको वापस उसमें मिला रही है। तो वापस मिलाने वाली जो क्रिया होती है ये कहलाती है श्रावण। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लूप ऑफ हेनले में लाभदायक पदार्थों को अवशोषित किया जा रहा है, दोबारा वर्णात्मक पुनः अवशोषण की क्रिया हो रही है। साथ ही साथ जो रक्त में पदार्थ छनने से रह गए हैं हानिकारक पदार्थ, उनको वापस यहाँ पर इस द्रव में मिलाया जा रहा है। जो ऊपर से छन के आया है द्रव, उसी द्रव में वापस मिलाया जा रहा है। ये क्रिया कहलाएगी श्रावण की। आई बात समझ में? तो अब यहाँ पर ये दोनों क्रियाएं होने के बाद
अब ये जो द्रव होता है ये धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ता है, क्योंकि ये द्रव धीरे धीरे आता है नीचे और धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, तो इसी दौरान यहाँ पर ये सब काम कर लिया जाता है। और इस काम को करने के बाद रक्त ऊपर चढ़ता रहता है और लंबी नली से होता हुआ आकर के इस नली में आता है और इस नली से होता हुआ फिर इस नली में आता है, फिर इस संग्रह नलिका से होते हुए जाकर के मूत्रवाहिनी में जाता है वही द्रव, और मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में जाकर के एकत्र हो जाता है। तो अब इस द्रव को जब यहां से जब आगे बढ़ा तो यहाँ पर अब जो ये द्रव आएगा इस द्रव को हम कहते हैं मूत्र, क्योंकि अब इस द्रव के साथ कुछ भी नहीं किया जाएगा, ना इसमें कुछ मिलाया जाएगा ना इससे कुछ निकाला जाएगा, क्योंकि मिलाने या निकालने की क्रिया सब यहाँ पर खत्म कर दी गई। जो कुछ छानना था यहाँ छान लिया, जो कुछ बचा खुचा रह गया वो यहाँ पर मिला दिया या ग्रहण कर लिया, अवशोषित कर लिया, उसके बाद अब जो द्रव बचेगा वो कहलाएगा मूत्र। और इस द्रव में अधिकतम ऐसे ही पदार्थ बचते हैं जो बाहर निकालने हो, यानी जो हानिकारक पदार्थ होते हैं केवल वही पदार्थ यहाँ पर बचते हैं, बाकी सभी पदार्थ कोशिश ये की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा लाभदायक पदार्थों को बाहर न जाने दिया जाए। तो अब यहाँ पर जो द्रव बचता है जो छन करके आया है, जो इस द्रव को कहते हैं मूत्र। और यह मूत्र जो होता है वो विभिन्न नलिकाओं से होता हुआ मूत्रवाहिनी से होकर के अंत में वृक्क के बाहर निकलता है और जाकर के मूत्राशय नामक थैली जो होती है नीचे की तरफ उसमें एकत्र हो जाता है। और जब मूत्राशय तेज भर जाता है पूरा मूत्र से धीरे धीरे करके कुछ घंटों में या कुछ समय में, तो उसके बाद फिर मूत्राशय की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और फिर उसको शरीर से बाहर निकाल देती हैं। तो इस प्रकार से ये उत्सर्जन की पूरी क्रिया होती है। कुछ समझ में आई? यस सर। यस सर। बताओ, मेन ये जो क्रिया हमने तुमको समझाई, इस क्रिया में कोई तुमको प्रॉब्लम है कहीं पर, कोई चीज ऐसी जो ना समझ में आई हो? सर जी ये और इसको पूरा हाँ अति सूक्ष्म निस्यंदन, यस सर। सर जी ये नहीं समझ में आया? नो सर। देखो ये तो बहुत ही आसान है। जो इसके भीतर रक्त जा रहा है वो कम है, वो ज्यादा है, वो ज्यादा है, और जो रक्त बाहर निकल रहा है वो कम है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर रक्त इकट्ठा हो जाएगा कि नहीं? एक टंकी लो, उसमें एक बड़ा पाइप लगा दो पानी भरने के लिए, छोटा नल नीचे खोल दो बाहर निकलने के लिए, तो क्या होगा, जितना पानी आएगा उतना निकल तो जाएगा नहीं नीचे से, क्योंकि नीचे का नल छोटा है, ऊपर भरने वाला नल चौड़ा है। तो पानी आएगा तो टंकी में ज्यादा, लेकिन निकलेगा कम, तो क्या होगा, टंकी में पानी इकट्ठा होगा कि नहीं? यस सर। यस इकट्ठा होगा ना? तो वही काम यहाँ पर होगा कि जब जाने वाला रक्त की मात्रा ज्यादा है और बाहर निकलने वाले रक्त की मात्रा है कम, तो यहाँ पर रक्त जो होगा वो कुछ इकट्ठा हो जाएगा। और इकट्ठा होने के कारण क्या होगा, एक दबाव पड़ेगा, एक प्रेशर बनेगा इसकी झिल्लियों पर, इसकी दीवारों पर, जो केशिकाएं हैं इसकी दीवारों पर एक दबाव पड़ेगा। और इस दबाव के कारण क्या होगा कि रक्त से कई प्रकार के पदार्थ जो होंगे वो छन करके यहाँ बोमेन संपुट में निकल करके आ जाएंगे। जब प्रेशर होगा तभी तो चीज बाहर निकलेगी, जब दबाव होगा कोई तभी तो चीज बाहर निकलेगी छेदों से। जी सर। यस सर। भाई तुम बहुत सीधा सा उदाहरण समझ लो, तुम सुबह उठ करके पेस्ट करते हो, तो तुम्हारे पेस्ट का जो ट्यूब होता है उससे पेस्ट कैसे बाहर आता है? जब तुम उसको पीछे से दबाते हो तभी तो आगे से बाहर निकलता है। यस। तो उसी तरीके से समझ लो यहाँ पर भी जब अंदर दबाव पैदा होगा तभी चीजें निकल करके बाहर आएंगी। यस सर। अब वो बाहर आने वाली चीजें लाभदायक भी हो सकती हैं और हानिकारक भी हो सकती हैं। तो कई दोनों ही प्रकार की चीजें यहाँ पर जो भी छन सकता है वो सब छन जाता है, यहाँ पर उस दबाव की वजह से सब चीजें छन जाती हैं। जो जिन छिद्रों से निकल के बाहर आ सकती है वो सभी पदार्थ निकल करके बाहर आ जाते हैं। तो ये क्रिया कहलाती है अति सूक्ष्म निस्यंदन। और ये कहाँ होती है? ग्लोमेरुलस में होती है, यानी जो केशिका गुच्छ है इसमें ये क्रिया होती है और रुधिर के दबाव के कारण ये क्रिया होती है। तो ये क्रिया कहलाती है अति सूक्ष्म निस्यंदन। अब आई समझ में? और बताओ क्या चीज? सर केशिका गुच्छ और बोमेन संपुट को मिलाकर सर जो क्या कहते हैं नाम? मैलपीघी कोश उसको कहते हैं। हाँ मैलपीघी घा बनेगा, मैलपीघी कोश, मैलपीघी कोश, देख लो इसको, ये लिखा है मैलपीघी कोश या मैलपीघियन सैक, ये कहते हैं। यस सर। तो आज सिर्फ इतना ही, अब आज के बाद फिर कल पढ़ाएंगे। यस सर। ओके।
बाय बाय।